सो ये दो बातें देखें बेटा जो हमने कल क्लियर की थी, ये समझ आई थी मैंने आपको कल ऑलरेडी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इन दो चीजों को कल हमने डिस्कस कर लिया था। फिर भी एक बार रिकैप करते हैं पूरी चीजों को कि सबसे पहली बात कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। लाइक चार्जेस मींस अगर यदि कोई दो पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे आपस में आमने सामने अगर आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर नेगेटिव और नेगेटिव भी आसपास आमने सामने होती हैं तो वो दोनों भी ऑपोजिट नहीं है, सेम होने के कारण वो दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। बिल्कुल जिस तरह से मैग्नेट में लाइक पोल रिपेल करते हैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, उसी तरह से यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक हैं या ऑपोजिट चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ जाए या नेगेटिव के सामने पॉजिटिव चार्ज आता हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ और नॉर्थ और साउथ। ठीक उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये चीज हमने कल स्टडी की थी। सेकंड पॉइंट हमने ये भी कल पढ़ा था कि द चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस आर कंजर्व का मतलब कि जितने भी चार्ज होते हैं, जैसा कि कल हमने एक एग्जांपल लिया था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, उसमें हमने रब करने से पहले ग्लास रॉड के जितने एटम्स थे और सिल्क क्लॉथ के जितने भी एटम्स थे, उन दोनों एटम्स को हमने कल स्टडी किया। उन दोनों को स्टडी किया तो हमने पाया कि दोनों में नेट चार्ज बिफोर रबिंग 0 + 0 आया था, टोटल 0 आ गया, और आफ्टर रबिंग भी कल हमने देखा था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए थे, उनको भी अगर हम सम करते हैं तो भी 0 आता है। दैट मीन्स क्या कहता है कि चार्जेस आर कंजर्व कब, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। दैट मीन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज बिफोर रबिंग टुगेदर will be equal to the total amount of charge after rubbing। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि चार्जेस आर कंजर्व। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टीज कहें या कैरेक्टरिस्टिक कहें चार्ज की, वो ये कहता है कि द चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है charges are quantized। That is, क्या समझेंगे हम इसको? That is, each charge has a discrete packet of the fixed amount of charge। किसी में भी फिक्स्ड अमाउंट है चार्ज का। ठीक है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, द चार्जेस आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ, द चार्जेस आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the number of electrons। मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं हम, मान लो हमारे भिवानी में एक मिठाई की दुकान है, फॉर एग्जाम्पल बीकानेर वाली, लक्ष्मी बीकानेर वाले। अब लक्ष्मी बीकानेर वाले के पास जैसे कोई फेस्टिवल आता है बड़ा, जैसे दिवाली हो गई या होली हो गई, ऐसे सिचुएशन में वहां पर कस्टमर्स बहुत ज्यादा आते हैं
तो उनको डील करना उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब की बार हम ऐसा करते हैं कि हम पैकेट बना के फिक्स रख देते हैं, बाहर बोर्ड लगा देंगे भाई इससे कम क्वांटिटी का हमारे पास पैकेट नहीं है तो आप ना लें। जैसे मान लो उन्होंने 1 किलो का पैकेट बनाया, अब सभी पैकेट हर एक स्वीट्स, चाहे वो रसगुल्ला हो चाहे वो कलाकंद हो, एवरीथिंग, हर एक चीज 1-1 किलो की पैकेट है। 2 किलो की पैकेट उन्होंने नहीं बनाई, ½ kg की भी पैकेट उन्होंने नहीं बनाई। तो फिक्स क्या है 1 kg। भाई किसी को भी चाहिए 5 kg चाहिए तो 5 पैकेट उठा के दे दिया, बड़े सिंपल है। 10 चाहिए तो 10 दे दिया। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि मुझे तो 2.5 kg चाहिए तो नहीं मिलेगी, या तो 2 kg लीजिए या फिर 3 kg लीजिए, आपको 2.5 नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से उसके बगल वाले ने क्या किया, ½ kg के पैकेट बना दिए, तो उसको वहां तो मिल जाएगी। लेकिन अगर यदि किसी ने ये कहा कि मुझे 2 किलो और 250 ग्राम चाहिए तो वो वहां भी नहीं, यानी कि फिक्स्ड है 1 kg, 2 kg, 3 kg या फिर ½ kg, 1 kg, 1.5 kg, इस तरह से फिक्स्ड है। तो वो फिक्स जो होती है उसको बोलेंगे क्वांटाइज्ड है, फिक्स नंबर है। तो यहां पर कहता है कि चार्ज भी फिक्स है, उसके भी नंबर फिक्स हैं। कैसे? द चार्जेस आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है कि नहीं? अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 है तो 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इंटू 1.6 10⁻⁻19। लेकिन 1.5 तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में 1.5 नहीं आ रहा। इंटीजर्स में प्लस या माइनस का आता है, तो प्लस या माइनस का मतलब प्लस वाला आ गया तो पॉजिटिव चार्ज, माइनस का आया तो इसीलिए चार्जेस। तो इस चीज को हम ऐसा समझ सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज Q इक्वल्स टू NE। एक फॉर्मूला बन गया, Q इक्वल्स टू NE। Q मींस चार्ज है एंड N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। और ये क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो ये हो सकते हैं +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, और इस तरह से डॉट 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 डॉट। समझ आई बात? मिठाई वाली बात पॉइंटों में नहीं है, यहां नहीं हो सकते करके, सीधा है, फिक्स है। एंड E क्या हो जाएगा यहां पे? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। E इक्वल्स टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात? अब मान लो अगर हमारे पास कहते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन में चार्जेस ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ऐसा लिखते हैं, चार्ज on 10 electrons, तो very simply charge means Q equals to N means number of electrons 10 multiplied by E। तो हम ये करेंगे 10 multiplied by 1.6 multiplied 10⁻⁻19 coulombs, और इस चीज को हम लिख देंगे 1.6 multiplied by 10⁻18 coulombs। ठीक है, समझ आ गई चीज? हाँ जी, कुछ डाउट आ गया आपके मन में? शायद 18 19 की जगह मैंने 18 कर दिया। मैं पूछने वाली थी, और वो माइनस का। हाँ अब आ गया समझ। ये तो माइनस का ही है। अच्छा है, फिर कैसा है? ये तो माइनस है, यहाँ पर 10 है, 10 का मतलब 10 की पावर प्लस का 1 है कि नहीं है? 10 का पावर प्लस की 1 और +1 और -19 माइनस का 18 होगा या नहीं? नहीं समझे?
ये कितना है 10, क्योंकि n 10 हो गया, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1 और 1.6 10 की पावर -19 है। फिर तो 1.6 अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 19 क्या होगा 10 की पावर -18, तो यही लिखा 1.6 एज इट इज है, 19 को उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है यहां तक। तो ये थी बेटा आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, तो कितनी है? चलो 4 ही कर लेते हैं। ओके सर जो बोलो बेटा, कुछ पूछना चाह रहे थे? जो वो वाले नीतू मैम के हस्बैंड वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। पूछ लेना। ओके ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि चार्जेस ओबेज कूलम्स लॉ। चार्जेस obeys Coulomb's law। Coulomb's law को ओबे करता है। देखिए बेटा Coulomb's law क्या है, इसके बारे में आप और हायर क्लास में और स्टडी करेंगे डिटेल में। यहां फिलहाल जस्ट एन इंट्रोडक्शन है Coulomb's law के लिए। कहता है कि चार्ज जो है Coulomb's law को ओबे करता है, उसकी उसी की तरह से फॉलो करता है। ठीक है, तो किस तरह से फॉलो करता है ये हम सीखेंगे। मान लो कहता है कि कोई दो चार्ज है, एनी 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एनीवेयर इन द यूनिवर्स। तो मान लेते हैं हम ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हो गए। पॉइंट चार्ज है तो मतलब वेरी स्मॉल चार्ज। लेट इसका नाम रख लेते हैं Q1 और इसका नाम रख लेते हैं Q2। दो चार्ज हो गए Q1 एंड Q2 एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बी r। इन दोनों को रखा हुआ। इफ मान लो बेटा ये दोनों चार्ज इफ पॉजिटिव हैं तो दोनों रिपेल करेंगे और दोनों रिपेल करेंगे तो फोर्स लगेगा, या फिर दोनों क्या करेंगे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या होगा फोर्स लगेगा। चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे फोर्स तो लगना ही है, दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगेगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपेल का फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, कंफर्म है। तो कूलम कहता है यहां पे द फोर्स applied on these two charges will be directly proportional to the product of the two charges। दोनों चार्ज में जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि the force applied will be inversely proportional to the square of the distance between them। और ये चीज आपने लास्ट ईयर भी सीखी थी। लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने इन चीजों को न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में सीखा था। उसने न्यूटन ने इन दोनों पार्टिकल को m1 और m2 माना था, बीच में d था, सेम यही थी, वो a भी था, सेम यही था। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिला के यहां पे जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह का बन सकता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एंड यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जब हम हटा के इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर लेट का कांस्टेंट भी k, तो k कांस्टेंट हो गया तो ये फॉर्मूला आपका k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ है और कूलम्स लॉ को हमारे ये जो चार्जेस हैं ये ओबे करते हैं। ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी।
एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो भी है, द चार्जेस आर एल्जेब्रिकली एडेड। अगर इनमें से कोई 4 लिखेंगे तो सही है ना। चार्जेस आर एल्जेब्रिकली एडेड, दैट इज जिस तरह से अलजेब्रा में हम करते हैं, शायद अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा 4x माइनस 3x इक्वल्स टू कितना, x, 12y माइनस 3y कितना, 9y, और 3z प्लस 5z इक्वल्स टू कितना, 8z। तो वो अलजेब्रिक लॉ से ये चार्जेस भी अपने आप को फॉलो करते हैं। जिस तरह से मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, सपोज करते हैं हमारे पास है एक तो भाई प्लस 5q है एंड सेकंड वाला चार्ज मान लो माइनस 3q है, तो नेट चार्ज क्या आएगा, नेट चार्ज will be equals to प्लस का 5q प्लस माइनस 3q, और ये बनेगा आपका प्लस का 5q माइनस 3q एंड इट विल बी इक्वल्स टू प्लस 2q। सिंपल। तो चार्जेस आल्सो ओबेज द एडिशन ऑफ सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। ये 5 प्रॉपर्टीज हमने सीखी चार्ज के बारे में। इनमें से कोई 4 लिखेंगे तो सही है। हाँ ठीक है, और 5 लिखेंगे और कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अब चार्जेस की बात हमारे पास खत्म होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाती है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की मान सकते हैं हम। ब्रॉडली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक है पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इसको काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। या फिर इसको सिंपल इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी, तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब ही होता है स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग बट दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे कल हमने ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया था, तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए थे, याद है कल वाली बात, है ना। तो उस तरह से भी तो चार्ज आ गए। जैसे कि आप लोगों ने ये भी बताया था एग्जाम्पल मुझे कल, कि जब हम स्वेटर निकालते हैं सर्दियों में, ब्लैंकेट के अंदर देखते हैं, तो वहां पर भी स्पार्किंग होती है। तो वहां पे हमारी बॉडी से जो रबिंग होती है उसके कारण चार्जेस जो हैं ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए और उनकी वजह से वो स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी करंट, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि हमें ये नहीं पढ़ना, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, ये हायर क्लास में जाएंगे, हम क्लास 12 से शुरू करेंगे इसको।
हमें सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। यहां क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा भी था, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो वही चीज यहां पे भी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है और उसके मोशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर सिंपली इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है यहां तक है? सो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड। यहां तक थी अपनी इंट्रोडक्शन वाली कहानी। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट वेरी सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, it is the rate of flow of charge in any cross sectional area, in any cross sectional area of a कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर? बिल्कुल, यहां पर इसीलिए मैंने वो दो बातें आपको बताई नहीं। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो, ऑल द मेटल्स, जैसे कि हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दो बात आ गई। गुड कंडक्टर में फ्लो होगी, बैड कंडक्टर में तो होना नहीं है। तो गुड कंडक्टर चाहे कितना ही मोटा हो, चाहे कितना ही पतला क्यों ना हो, उसके अंदर करंट फ्लो होती हो। तो करंट कैसे फ्लो होगी? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जब उस कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होंगे, अब चार्ज क्या है? दो ही है, एक पॉजिटिव और एक, दो ही चार्ज में कोई भी फ्लो होता हो तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, और उस करंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, electric current is represented by capital I, कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? मैथमेटिकली इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैथमेटिकली क्या इक्वल्स टू I2, करंट इक्वल्स टू, आपको ये भी बात शायद पता हो, जब भी ये टर्म रेट इसमें लग जाए तो डिनोमिनेटर पे टाइम आ जाता है। जब भी रेट हो जाए तो डिनोमिनेटर पर टाइम आ जाता है, टाइम। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या? चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन में टाइम। बिल्कुल, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे करंट को हमने किससे किया? I को। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। और टाइम को T से। तो हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। ये आपका फॉर्मूला है। स्मॉल चार्ज या बड़ा चार्ज। अब कैसे बड़ा है तो कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल क्यू लिख देंगे। अब इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं
क्या इक्वल्स टू I इक्वल्स टू ये T हो गया। एंड थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइजेशन में एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था Q इक्वल्स टू Q1 NE। अच्छा हाँ 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 तो यहां पर Q की जगह पर मैं NE यूज कर सकता हूं, ठीक है? तो इस चीज को मैं अगर थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो NE इक्वल्स टू IT हो जाएगा, और यहां पर अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो तो N इक्वल्स टू IT बाई E हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले बन गए तो याद नहीं होगी। तो ये तो आपस में क्रॉस कर करके ही बनाया हमने। ये चैप्टर जैसे E को हमने नीचे डाल दिया, बन गया फॉर्मूला। Q की जगह NE डाल दी, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या है हमने पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, Q इक्वल्स टू NE है। तो इस Q की जगह पर मैंने NE डाल दिया, और यहां पे भी अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू IT। तो ये क्वेश्चन की डिमांड होती है कि क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो कई बार हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए दिया गया हो तो हम इसको Q की जगह पर NE यूज करके N वाले लगा के तो वहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि E की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। E की वैल्यू कितनी है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम यहां पर इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर हम इस चीज को यूज करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कूलम तो चार्ज की यूनिट है बेटा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या है? एम्पियर। कहीं नहीं तो एक ही जैसे वो पता है आदत होती है। हाँ मन और अभी ए रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल A से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ओरल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और रिप्रेजेंट करेंगे A से, ठीक है? तो यहां पर हमने देखा कि चार्ज बाय टाइम है, और इसकी दूसरी SI यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं। चार्ज को हम क्या लिखेंगे? कूलम, SI यूनिट कूलम, और टाइम की SI यूनिट है सेकंड। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। करंट की SI यूनिट एम्पियर है, लेकिन दूसरी यूनिट कूलम पर सेकंड भी होगी। कॉलम किसके है? कूलम चार्ज की, और करंट की। टाइम की सेकंड, तो ये भी करंट की बन गई यूनिट है कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही कहते हैं एम्पियर। कॉलम सेकंड को कूलम पर सेकंड पर सेकंड को एम्पियर कहेंगे। अब ये भी पूछते हैं डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट कब होगी, हमें कैसे पता चलेगा? 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करेंगे अभी। वन एम्पियर करंट, वन एम्पियर करंट कब होगी? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, if 1 कूलम 1 कूलम of charge is flowing
सर इसमें न्यूमेरिकल्स कम है ना? पीछे देख रेट Through. रेट देख वाओ इतने कम। अपने is flowing through any, न्यूमेरिकल्स है। आइए बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया of a conductor, then the current will be 1 एम्पियर। देखें, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी। सो 1 एम्पियर करंट को, क्योंकि हम जानते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, एंड इफ कूलम चार्ज की जगह पर 1 कूलम हो गया चार्ज, क्या? क्यों देखो ना चार्ज क्या यूनिट क्या है कूलम बस सॉरी कोई है in ऐसा? 1 सेकेंड। 9 देन 1 कूलम और टाइम की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देन इट विल बी 1 कूलम पर सेकेंड, एंड 1 कूलम पर सेकेंड मीन्स 1 एम्पियर। ओके सो ये भी एक नंबर की डेफिनेशन इस तरह से पूछ लेते हैं, डिफाइन। लिख दे तो नीचे वाला सही है ये तो मैं समझ आ गई, आधा नंबर ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, क्या? सर नीचे वाला लिख सकते हैं फिर वो मैथमेटिकली प्रूव किया है आपने।